स्वागत है सभी का देव योग चैनल में। डॉक्टर विक्रम देव के साथ आप यहाँ देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं प्रत्यय समास प्रकरण। तो समास प्रकरण में हम पहले इसकी परिभाषा देखेंगे, और परिभाषा देखने से पहले आप सबसे आग्रह रहेगा कि आप ये चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, अन्यों को भी इसका लाभ मिले। इसके लिए आपका एक प्रयास, आपका सहयोग आवश्यक है। और जो विशेष रूप से अभी टेट आदि की तैयारी कर रहे हैं, एमपी टेट है या दूसरे अन्य की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए भी ये एक महत्वपूर्ण और आवश्यक बिंदु होगा। ठीक है, तो देखिए परिभाषा, समास की परिभाषा क्या है? दो या दो से अधिक पदों, क्या है? समास का अर्थ है दो या दो से अधिक पदों को मिलाकर एक शब्द बनाना, या दूसरे शब्दों में हम क्या कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक पदों का समाहार या संक्षेप करना समास कहलाता है। ये बात ध्यान रखना है। इसका प्रयोग आप हिंदी में भी देखते हैं। दिन रात जैसे आप शब्द देखते हैं, तो रात दिन कहें या दिन रात कहें, सुबह शाम कहें, तो ये सामान्य से सामासिक शब्द है। अब इनके स्थान पर यदि हम संस्कृत में शब्द लेना चाहें, तो संस्कृत में हम शब्द क्या देख सकते हैं? जैसे कि राम श्यामौ। ठीक है, क्या हुआ? रामः च श्यामः च राम श्यामौ। राम और श्याम ये दो व्यक्तियों को बतलाने के लिए हमने क्या किया? द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग किया। और कैसे समझना चाहें उसको, और समझना चाहें तो चलिए, ये जो कहा कि दो या दो से अधिक पदों को मिलाकर लिखने की एक प्रक्रिया है, तो उसको ऐसे लिख सकते हैं। देखिए, जैसे राम शब्द है, रामः च श्यामः च। अब क्या हो रहा है यहाँ पर? आप जो इतने शब्द देख रहे हैं, विसर्ग, च, विसर्ग और च। अब जब ये है समास विग्रह, समास में दो प्रकार की चीज़ होती है। एक होता है विग्रह, क्या होता है? विग्रह। और एक होता है समास या सामासिक पद। तो ये है समास विग्रह। ठीक है, अब जब हम इसका वो करेंगे, हम लिखेंगे समासिक शब्द, तो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा राम श्यामौ, जो आपको हमने बतलाया था, राम श्यामौ। तो क्या हो रहा है? राम का ये जो विसर्ग है, ये वाला, च, दो, ये तीन और ये चार, इन चार शब्दों को हमने हटाया और क्या किया? इन चार शब्दों के स्थान पर हमने ये दो शब्द बना दिए। दो शब्द को एक बना दिया और शब्द हो गया राम श्यामौ। ठीक है, कहीं कहीं ऐसा लगा देते हैं तो ये सामासिक चिन्ह कहलाता है। ये जो ऐसा प्रयोग हम करते हैं, तो ये इस प्रकार जो है आपको समास का विग्रह और सामासिक पद और सामासिक चिन्ह, ये तीनों का यहाँ पर स्मरण रखना है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये हो गया। आप संस्कृत में इस प्रकार समास बनते हैं। अब आपने देखा था कि यहाँ पे जब हम प्रयोग कर रहे थे, तो हमने क्या लिखा था? राम श्यामौ लिखा। ठीक है, क्यों लिखा? ये राम एक है और श्याम दूसरा है, तो ये जो है शब्द, इसका जो अंतिम भाग है, उसके द्विवचन का हम प्रयोग करेंगे। यदि पुल्लिंग शब्द है तो हमने श्यामौ कर दिया, और यदि मान लीजिए राम सीता होता तो हम करते सीते का प्रयोग करते। और ये उदाहरण किसका हो गया? ये उदाहरण हो गया द्वंद्व समास का। किसका उदाहरण हो गया? ये द्वंद्व समास का उदाहरण हो गया। ठीक है, द्वंद्व समास का उदाहरण हो गया। तो ये राम सीते हो गया, और यहाँ पर जो है ये पुल्लिंग में श्याम रामौ हो गया। औ की मात्रा आ जाएगी, पुल्लिंग का दर्शक हो जाएगा ये। तो इस प्रकार जो है ये द्वंद्व समास का उदाहरण आपने देखा, आपने प्रयोग किया। तो क्या ध्यान रखना है कि हम दो या दो से अधिक पदों को मिलाकर एक शब्द बनाते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों को, पदों को मिलाकर उसे समाहार करके संक्षिप्त करते हैं। समसनम समासः, संक्षिप्तीकरणम समासः, ये समास का प्रयोग हो गया।
अब समास के भेद देखते हैं। ये समास के भेद में मुख्य समास के भेद 4 है। पहला आप समास का भेद देख रहे हैं, तो पहले समास के भेद में आपने क्या देखा? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के अंतर्गत जो है अन्य भी आते हैं, ठीक है, जैसे द्विगु समास आएगा, कर्मधारय समास आएगा, ठीक है। तो ये जो समास हैं, और फिर इसके आगे नई तत्पुरुष और भी जो है नई तत्पुरुष, उपपद तत्पुरुष, ये सब जो है तत्पुरुष के भेदों के अंतर्गत आ जाते हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद देखते हैं हम दूसरे समास का नाम है द्वंद्व समास। अभी हमने इसका प्रयोग भी सीखा था, रामाच श्यामाच का प्रयोग करके देखा था। बहुव्रीहि समास और अव्ययीभाव समास, ये समास के 4 भेद, मुख्य समास के भेद हैं। मुख्य समास के 4 भेद हैं, पर उनके अन्य भेद भी होते हैं। अब आते हैं तत्पुरुष समास पर। तत्पुरुष समास देखेंगे तो इसके साथ ही जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें प्लीज़, और उन आपके मित्रों का, उन साथियों का सहयोग करें जो संस्कृत की तैयारी कर रहे हैं, कक्षा 9th में कर रहे हो, कक्षा 10th में कर रहे हो, MP टेट की तैयारी कर रहे हो, 8वीं में भी समास का प्रयोग होता है, तो वो ही इसको देखेंगे तो उनको लाभ मिलेगा। अब आते हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास का प्रयोग देखिए, जिस समास में उत्तर पद की प्रधानता हो, ये विशेष है। उत्तर पद क्या कहलाता है? अब उसका प्रयोग आप नीचे उदाहरण में हम उसका प्रयोग देंगे। जिस समास में उत्तर पद की प्रधानता हो तो उसे कहेंगे तत्पुरुष समास। इसका एक और जो है वो प्रयोग जो होता है, मैं यहाँ बतलाता हूँ, वो कहलाता है उत्तर पदार्थ प्रधानः तत्पुरुषः। उत्तर पदार्थ प्रधानः, वो क्या हो जाएगा? वो तत्पुरुष समास हो जाएगा। आप इसको लिख लेंगे, जरूर लिख लेंगे, संस्कृत में बड़ा इजी हो जाएगा। उत्तर पदार्थ प्रधानः तत्पुरुषः, उत्तर पदार्थ प्रधान जो है वह तत्पुरुष समास कहलाता है। फिर अगला प्रकरण क्या कह रहे हैं? तत्पुरुष समास 2 प्रकार के होते हैं। तत्पुरुष समास 2 प्रकार के होते हैं, व्यधिकरण तत्पुरुष और समानाधिकरण तत्पुरुष। अब व्यधिकरण समास में क्या है? व्यधिकरण समास के भेद में व्यक्ति तत्पुरुष एक आ जाएगा, दूसरा हो जाएगा नई तत्पुरुष जो मैं आपको बतला रहा था, और तीसरा है उपपद तत्पुरुष। ये 3 भेद इसके हो गए। समानाधिकरण में हम देखेंगे तो चौथा भेद है, समानाधिकरण का पहला भेद है कर्मधारय समास और दूसरा है द्विगु तत्पुरुष समास, ठीक है। तो इस प्रकार ये तत्पुरुष समास के समानाधिकरण व्याधिकरण के भेद, अलग अलग भेद हो गए। अब इनको और हम आगे देखते हैं। तो उत्तर पदार्थ प्रधानः तत्पुरुष आपने पढ़ा। अब इसके बाद आगे देखते हैं कि क्या इसके प्रयोग जो है, उदाहरण क्या क्या है, उदाहरण कैसे बनेंगे। अब जैसे पहला उदाहरण दिया धनम प्राप्तः। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? जो धनम में अनुस्वार है, अनुस्वार को यहाँ पर हटा दिया गया, आप देखेंगे वो यहाँ पर नहीं है, तो क्या हो गया? धन प्राप्तः। अब धनम कौन सा व्यक्ति है? ये द्वितीय व्यक्ति को बतलाने वाला है, तो क्या हो जाएगा? इस समास का नाम हो जाएगा द्वितीय तत्पुरुष। क्या नाम हो जाएगा? द्वितीय तत्पुरुष। तो अब अगला देखिए, सुखेन हीनः। इसमें क्या हुआ? जो एन शब्द है ये तृतीया का वाचक है, और इस एन को हमने यहाँ से हटा दिया, सुखहीना शब्द बनाया, तो ये कौन सा हो जाएगा? तृतीय तत्पुरुष समास हो जाएगा। असिना हतः, ये स्त्रीलिंग का शब्द है। असी के द्वारा मारा गया, तो ये भी तृतीय तत्पुरुष। काकाय बलि, काक बलि, कौए के लिए, कौए के लिए जो हम भोजन का भाग रखते हैं उसको खाने के लिए, तो काक बलि का। अच्छा, जैसे एक शब्द है पाठायशाला, सभी पढ़ते ही हैं तो सभी को ध्यान होगा, पाठायशाला क्या कहलाएगा? पाठशाला। कौन सा समास हुआ ये हुआ चतुर्थी तत्पुरुष समास। कौन सा हो गया? चतुर्थी तत्पुरुष समास। फिर से बोलो, पाठायशाला, पाठायशाला, पाठशाला, चतुर्थी तत्पुरुष समास ये हो गया। तो ये ऐसे ध्यान रखना, ये ऐसे समास का प्रयोग होता है। अब इसमें अगला उदाहरण दिया है वासाय गृहम, वासगृहम, रहने की जगह। भुवापति, भुवा मतलब इस संसार का, पृथ्वी का स्वामी, भूपति कहलाएगा। देवस्य प्रासादात, देव प्रासादात, जले मग्नः, जलमग्नः, ये षष्ठी का हो गया, षष्ठी तत्पुरुष हो गया।
ये षष्ठी तत्पुरुष हो गए, पंचमी तत्पुरुष हो गए, चतुर्थी तत्पुरुष हो गए 2, ये तृतीय तत्पुरुष हो गए और ये द्वितीय तत्पुरुष हो गए, और जले मग्नः ये सप्तमी तत्पुरुष का भेद हो गया। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे कि तत्पुरुष में द्वितीय व्यक्ति तत्पुरुष में जब प्रयोग होगा तो इस प्रकार का प्रयोग आपके सामने देखने को मिलेगा और ये प्रयोग होगा। अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे क्या देख रहे हैं, वाची चपला आदि ये उसके भेद हो गए। अब द्वंद्व समास, द्वंद्व समास ये यहाँ पर उस हिंदी फॉन्ट में लिखा गया है, पर इसका सही प्रयोग देख लीजिए, मैं लिख के बतला देता हूँ। द्वंद्व समास ये ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, इसमें कन्फ्यूज नहीं होना, इसमें गड़बड़ नहीं करना। तो द्वंद्व समास हो गया। द्वंद्व समास में आपको ध्यान रखना है कि चार थे द्वंद्व, चार थे द्वंद्व, चा के अर्थ में द्वंद्व समास होता है। क्या है, चार थे, चार थे द्वंद्व, चा के अर्थ में द्वंद्व समास होगा। और क्या कहते हैं, और कहते हैं कि उभय पदार्थ प्रधान द्वंद्व समास, उभय पदार्थ ये पदार्थ प्रधान द्वंद्व समास, जिसमें दोनों ही पद प्रधान हो, दोनों ही पद मुख्य हो, वह द्वंद्व समास कहलाता है। ठीक है, तो पहली परिभाषा हो गई चार से द्वंद्व, चा के अर्थ में मतलब और, चा के अर्थ में प्रयोग किया जाता है और अर्थ में, तो चा के अर्थ में द्वंद्व समास होता है। फिर कह रहे हैं उभय पदार्थ प्रधान द्वंद्व समास, जैसे दो समान व्यक्ति वस्तु स्थान जहाँ एक साथ प्रयोग किए जाएँ तो वह दो या दो से अधिक समान व्यक्ति वस्तु स्थान का प्रयोग होगा तो द्वंद्व समास का उदाहरण बन जाएगा। ठीक है, तो इसे कहेंगे उभय पदार्थ प्रधान, दोनों जब प्रधान हो, दोनों समान हो तो वहाँ द्वंद्व समास होगा। अब उदाहरण में और इसमें भेद में क्या क्या देखा है, इसके भेद में क्या देख रहे हैं हम, इतरेतर द्वंद्व समास, समाहार द्वंद्व समास और एक शेष द्वंद्व समास। ये लिखा है एक शेष, जिसमें एक ही शेष रहता हो, जैसे पितरऊ, पितरऊ में क्या है, माता च पिता च पितरऊ, दंपति, पति च पत्नी च दंपति, ये ऐसे इसका प्रयोग हो जाता है, वो एक शेष समास हो गया। अगला उदाहरण, अगले फिर इसमें उदाहरण क्या दे रहे हैं, और उदाहरण इसके देखते हैं तो क्या बतलाया इतरेतर द्वंद्व समास में, इसमें अंत के शब्दानुसार लिंग व वचन होता है, अंत के शब्दानुसार लिंग और वचन होगा। जैसे रामः च श्यामा च हमने प्रयोग किया था तो क्या होना था, राम श्यामऊ, अंत में पुल्लिंग था तो रामऊ हो गया, यदि सीता आ जाता तो सीते हो जाता। ठीक है, ये अभी हमने पढ़ाई था। अब अगला देख लेते हैं, अगले में क्या कह रहे हैं, अगले में कह रहे हैं समाहार द्वंद्व समास में कि इसमें समास बनने पर शब्द के अंत में नपुंसक लिंग एक वचन, जैसे गोधूमः, गोधूम चणकः आदि प्रयोग होता है, वैसे इसका प्रयोग होगा। गोधूम, गोधूमः च चणकः च तेषां समाहारः, उनको एकत्रित जहाँ किया जाएगा, समूह बनाया जाएगा तो गोधूम चणकः चणकम हो जाएगा। अब एक शेष द्वंद्व समास, एक शेष द्वंद्व समास में क्या करें, इस समास में युगल समास होता है, दोनों पदों के स्थान पर किसी एक पद को लेकर द्विवचन या बहुवचन लिखा जाता है तो वह हो जाता है एक शेष द्वंद्व समास, माता च पिता च माता पितरौ। ठीक है, तो ये आ गया आपका एक शेष द्वंद्व समास हो गया, एक शेष द्वंद्व समास हो गया है, समाहार द्वंद्व हो गया और इतरेतर द्वंद्व हो गया। अब अगला देखते हैं, अगला है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास विशेष है, बहुव्रीहि समास जो है आपको ये बात ध्यान रखना है कि अन्य पदार्थ प्रधानः बहुव्रीहि समासः, अन्य पदार्थ, जहाँ अन्य पदार्थ प्रधान हो, मतलब कैसे कहेंगे कि उदाहरण को हम देख के समझे आगे बतलाएंगे। अन्य पदार्थ प्रधानः बहुव्रीहि समासः, ये आप संस्कृत की परिभाषा याद रखेंगे। हिंदी में क्या कह रहे हैं, बहुव्रीहि समास, जिस समास में समस्त शब्दों से भिन्न कोई अन्य पद प्रधान हो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। समस्त पद जब तीसरे व्यक्ति का संकेत कर रहे हों, अन्य वस्तु पदार्थ का संकेत कर रहे हों तो वह बहुव्रीहि समास होगा। इस समास में दिखाई देने वाले पद से भिन्न अन्य कोई पद प्रधान होता है। अब बहुव्रीहि समास के भेद कितने हैं, दो भेद है, समानाधिकरण और व्याधिकरण। कितने भेद हो गए, दो भेद, समानाधिकरण और व्याधिकरण। फिर आगे क्या बतला रहे हैं, आगे बतला रहे हैं कि जैसे उदाहरण दिया है
पूर्व पद और उत्तर पद दोनों में समान व्यक्ति होती है। जैसे नीलम अंबरम यस्य सह, नीलम अंबरम यस्य सह। क्या कह रहे हैं? नीला है अंबर जिसका, वह कहलाएगा नीलांबर। नीला अंबर मतलब वस्त्र, जिसके नीले हैं वस्त्र वह नीलांबर कहलाएगा। फिर क्या कह रहे हैं? फिर कह रहे हैं कि महान आशय यस्य सह महाशयः, महान आत्मा यस्य सह। अब ये सह जो है ये यस्य के कारण प्रयोग हो रहा है। सह पुल्लिंग के लिए हम प्रयोग कर रहे हैं तो यस पुल्लिंग में प्रयोग कर रहे हैं, और यदि स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग करेंगे तो वहाँ पे यस्याः हो जाएगा। ठीक है। पीतोदकम, अब पीतम उदकम, पीतम उदकम यस्याम सा, पीतोदकः, पीतम उदकम यस्याम सा, तो यहाँ क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा पीतोदका, ये आ की मात्रा आ जाएगी। ठीक है। क्या कहेंगे उसे? उसे कहेंगे कि पीने का वस्त्र पानी है जिसमें। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। ये इतना समझ में आ गया है तो इसी के साथ आप सब्सक्राइब भी करते जाइए, शेयर करते जाइएगा। अव्ययी भाव समास देखिए, अव्ययी भाव समास में क्या कह रहे हैं? अव्ययी भाव समास करने पर जो अव्यय शब्द अनव्यय शब्द अव्यय बन जाए, अव्यय तो नहीं है पर उसको क्या बना देना? अव्यय बना देना। या पूर्व पद में जहाँ अव्यय आ जाए, पूर्व पदार्थ प्रधान अव्ययी भावः, पूर्व पद और उसका अर्थ जहाँ प्रधान होगा वह अव्ययी भाव समास कहलाएगा। तो ये इसमें क्या कह रहे हैं? उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जिस समास विधि से कोई पद अव्यय बन जाए उसे आपको क्या बतलाना है? उसे बतलाना है अव्ययी भाव समास। उदाहरण देखेंगे। अनुपश्चात तथा योग्य अर्थ में तो पुत्रस्य पश्चात अनुपुत्रम, लताया पश्चात अनुलतम, और रूप से योग्यम अनुरूपम। अनु यहाँ शब्द नहीं था पर क्या हुआ? ये अनु पश्चात योग्य अर्थ को बतलाता है, और इससे पहले, इसलिए तो हम कह रहे थे पूर्व पदार्थ प्रधान अव्ययी भावः, पूर्व पदार्थ प्रधान अव्ययी भावः। ठीक है, ये ध्यान रखना। पूर्व पदार्थ प्रधान जहाँ होगा वह अव्ययी भाव समास कहलाएगा। तो पूर्व पदार्थ प्रधान अव्ययी भाव कर लिया आपने। तो हमने क्या किया? अव्यय न होने पर भी उसे अव्यय बनाया, पहले अव्यय ले आए। अब अगला देखते हैं उसका उदाहरण। उप समीप अर्थ में प्रयोग करते हैं तो कृष्णस्य समीपम उपकृष्णम, दिशा समीपम उपदिक्, तटस्य समीपम उपतटम। ठीक है। अगला देखिए क्या कह रहे हैं? सह या सहित अर्थ में सचित्रम, चित्रेण सहितम सचित्रम, सधनम धनेन सहितम। अब हम कहते हैं ना, जब किसी को बुलाते हैं कहते सपरिवारम, परिवारेण सहितम सपरिवारम। अब अगला देखिए। निर्प्लस अभावः, शंकानाम अभावः निशंकम, बाधानाम अभावः निर्बाधम, फलानाम अभावः निष्फलम, और जनानाम अभावः निर्जनम भी प्रयोग होता है। यह प्रयोग बहुत सा देखेंगे। प्रति वीप्सा दिने दिने, प्रतिदिनम, पादे पादे प्रतिपादम, प्रति समय, मासे मासे प्रतिमासम। इसका एक और प्रयोग होता है वर्षम वर्षमिति प्रतिवर्षम, ऐसे भी प्रयोग होता है। यथा ये विशेष है, इसका प्रयोग बहुत अधिक पूछा जाता है। आप सभी ध्यान रखेंगे, ये प्रयोग जो हैं ये बहुत अधिक आते हैं। यथा मति, मतिम अनतिक्रम्य, मतिम अनतिक्रम्य मतलब मति के अनुसार, उसको पार ना करती हुई। विधि अनतिक्रम्य, नियम के अनुसार, विधि के अनुसार। यथा विधि। बलम अनतिक्रम्य, यथा बलम। ये कुछ शब्द विशेष हैं जिनका प्रयोग बड़े गंभीरता से आता है, तो आपको उस गंभीरता से ध्यान रखना है। कक्षा 9वीं वाले 10वीं वाले, और ये जो अभी मैं बतला रहा था, ये शब्द आपके ध्यान देंगे, ये शब्द आपके बोर्ड में भी आते हैं, MP टेट और UP टेट सी टेट में भी पूछे जाते हैं, UP टेट में भी पूछे जाते हैं, और नेट में भी पूछे जाते हैं। तो इसलिए इन सभी को पढ़ते हुए आप अच्छे से पढ़ रहे हैं, आप अच्छा तैयारी कर रहे हैं, करते रहिए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप अच्छा रिजल्ट लाएं, अच्छा परिणाम बनाएं, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, दूसरों को शेयर करें, सहयोग करें। और इसी के साथ डॉक्टर विक्रम देव की ओर से आपको धन्यवाद। सुखी रहें, स्वस्थ रहें और अच्छा पढ़ते रहें।